हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कार्नोट साइकिल के बारे में बात करेंगे कि वाई कार्नोट साइकिल इज़ द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल, और इसका जवाब एंट्रोपी से जुड़ा हुआ है। इस करके हम एंट्रोपी के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए एंड आई एम श्योर कि आपको कार्नोट साइकिल और एंट्रोपी दोनों के बारे में बहुत चीज़ें जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्नोट साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो अपने टेम्परेचर लिमिट्स मीन्स इट्स हाईएस्ट टेम्परेचर एंड इट्स लोएस्ट टेम्परेचर मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन कर पाता है। और वहीं अगर हम दूसरे साइकिल्स की बात करें जैसे कि रेनकाइन साइकिल, ऑटो डीजल साइकिल, ये सब साइकिल्स भी इंटरनली रिवर्सिबल होते हैं कार्नोट साइकिल की तरह, बट ये मोस्ट एफिशिएंट नहीं होते। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं इंटरनली रिवर्सिबल बोल रहा हूँ, मैं रिवर्सिबल नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंटरनली रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, जो अपन आगे चल के समझेंगे। तो वाई कार्नोट साइकिल इज़ द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल, इसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन एंड रिजेक्शन। तो कार्नोट साइकिल में जो दो प्रोसेस हैं जिसमें हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है, दे प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कार्नोट साइकिल द मोस्ट एफिशिएंट। तो इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर है कि रिवर्सिबल साइकिल्स अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट टू टेम्परेचर लिमिट्स, राइट। तो अगर कोई भी साइकिल रिवर्सिबल है तभी वो मैक्सिमम एफिशिएंसी रीच कर सकता है टू टेम्परेचर लिमिट्स में। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल। और साथ ही साथ अगर दूसरे साइकिल्स दैट इज रेनकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल आर नॉट मोस्ट एफिशिएंट, दैट मीन्स दे आर नॉट रिवर्सिबल एंड वी विल सी वाई दे आर नॉट रिवर्सिबल बट दे आर इंटरनली रिवर्सिबल। और तीसरा पॉइंट जो कि अगेन हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में से मिलता है कि फॉर एनी रिवर्सिबल साइकिल एंट्रोपी जनरेशन ऑफ यूनिवर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। तो हम इस पॉइंट को भी यूज़ करेंगे ये प्रूफ करने के लिए कि कार्नोट साइकिल हमारा रिवर्सिबल है। देखा जाए तो थर्ड पॉइंट जो है वो सेकेंड पॉइंट से ही आया है, राइट। तो एंट्रोपी जनरेशन ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कई लोग को डाउट हो रहा होगा कि एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है। इसके बारे में भी हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे कि एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है और इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कार्नोट साइकिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे आप उसका पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम देख सकते हैं। तो अपन टीएस डायग्राम को मेन फोकस करेंगे। तो 1 to 2 प्रोसेस इज आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। इसमें आइडियल गैस एक्सपांड करता है आइसोथर्मली, दैट मीन्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विच इज TH, विच इज द हाइएस्ट टेम्परेचर इन कार्नोट साइकिल। 1 to 2 प्रोसेस में आइडियल गैस हीट सोर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है और हीट सोर्स से 1 to 2 प्रोसेस में QH अमाउंट ऑफ हीट आइडियल गैस एब्जॉर्ब करता है। 2 to 3 प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, दैट मीन्स आइसेंट्रोपिक, दैट मीन्स एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट एज वेल एज हीट ट्रांसफर जीरो रहता है। ना तो आइडियल गैस इसमें हीट खुद में ले सकता है ना तो दे सकता है, राइट। और 2 to 3 में भी थोड़ा बहुत एक्सपांशन होता है। 3 to 4 is reversible isothermal compression. That means 3 to 4 प्रोसेस में आइडियल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर में रहता है विच इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर TL। साथ में कंप्रेस होता है और QL अमाउंट ऑफ हीट सिंक को देता है। 4 to 1 इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें आइडियल गैस फर्दर कंप्रेस किया जाता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में विच मीन्स आइसेंट्रोपिक, दैट मीन्स एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। और इसमें भी आइडियल गैस कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ओके। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है कार्नोट साइकिल में। इसकी एफिशिएंसी निकालना, वर्क डन निकालना काफ़ी सिंपल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊं इसके 4 प्रोसेस के बारे में, उसमें अपन वर्क डन और हीट के बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे आप TS डायग्राम देख सकते हैं कार्नोट साइकिल का। 1 to 2 प्रोसेस में हीट सोर्स आइडियल गैस के कांटेक्ट में रहता है और 3 to 4 प्रोसेस में आइडियल गैस और हीट सिंक कांटेक्ट में रहते हैं और QH अमाउंट ऑफ हीट 1 to 2 में मिलता है आइडियल गैस को और 3 to 4 में QL अमाउंट ऑफ हीट आइडियल गैस हीट सिंक को देता है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि 1 to 2 में हीट सोर्स का टेम्परेचर और आइडियल गैस का टेम्परेचर सेम शो किया जाता है और 3 to 4 में भी हीट सिंक का टेम्परेचर और आइडियल गैस का टेम्परेचर सेम शो किया जाता है। दैट मीन्स TL 1 to 2 में TH टेम्परेचर रहता है, 3 to 4 में TL।
बट एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट कैसे फ्लो हो रही है, क्योंकि अगर हम गवर्निंग इक्वेशन देखें तो फोरियर्स लॉ इक्वेशन विच इज़ द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो, इट सेज दैट Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस ईयर। अगर डी टी ही ज़ीरो हो जाएगा तो Q को तो ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो टेम्परेचर डिफरेंस इज मस्ट फॉर हीट ट्रांसफर। दैट मीन्स यहाँ पे टी एच, दोनों टी एच नहीं रहता, यहाँ पे एक टेम्परेचर डिफरेंस रहता है विच इज़ डी टी एच इन 1 to 2 एंड डी टी एल इन 3 to 4. What is DTH and DTL? They are infinitesimal temperature difference. Infinitesimal means these are the most smallest temperature difference which can exist, right? तो जैसे कि आप इनफाइनाइट को कोई नहीं जानता उसका नंबर, सबसे बड़े नंबर से भी बड़ा नंबर इनफाइनाइट है, राइट? वो कोई नंबर नहीं है, वो एक लिमिट है, राइट? वैसे ही डी टी एच जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिफरेंस प्रेजेंट, राइट? इस करके हम इसको डी टी एच में बोलते हैं। ये कैलकुलस लेवल में चला गया, राइट? सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस अवेलेबल। तो डी टी एच और डी टी एल का बहुत बड़ा रोल है कार्नोट साइकिल में, जिसको अपन आगे और अच्छे से समझेंगे। तो अभी ये समझते हैं कि ये मतलब हीट फ्लो हो कैसे रहा है, एक बार इस पर भी नज़र मारते हैं। तो सपोज कि ये फर्स्ट स्टेट है हमारे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन 1 to 2 का, ये फर्स्ट स्टेट है। दैट मीन्स आइडियल गैस अपने मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट में है इस साइकिल के, और उसका टेम्परेचर और हीट सोर्स का टेम्परेचर सेम है विच इज़ TH, राइट? इस दौरान हीट सोर्स और आइडियल गैस डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। तो क्योंकि आइडियल गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो हम उसको थोड़ा सा एक्सपांड कराते हैं विच इज़ इन्फिनिटेसिमल स्मॉल dx। जैसे ये dx अमाउंट एक्सपांड करता है, ये कुछ dw अमाउंट ऑफ वर्क सराउंडिंग के अगेंस्ट करता है। क्योंकि हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर कम होगा। कितना टेम्परेचर कम होगा? TH माइनस डी टी विच इज़ इन्फिनिटेसिमल स्मॉल अमाउंट से इसका टेम्परेचर कम होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि इसका टेम्परेचर कम ही क्यों हो रहा है, इसका टेम्परेचर तो बढ़ भी सकता था। तो अगर हम इसको समझें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मदद से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, राइट? एनर्जी इन और एनर्जी आउट ऐसा एनर्जी है जो फ्लो कर सकता है विच कैन बी वर्क और हीट। ये दो टर्म में या तो वर्क आ सकता है या तो हीट। और चेंज इन एनर्जी या तो इंटरनल एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो अगर हम इस सिचुएशन को देखें, इस छोटे से प्रोसेस को देखें, तो इसमें एनर्जी इन कुछ नहीं आया बट एनर्जी बाहर निकली है विच इज़ DW। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि इसका हम लेवल ग्राउंड से बढ़ा नहीं रहे हैं और साथ ही साथ ये कोई बहुत ज़्यादा वेलोसिटी में आगे नहीं बढ़ा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर जीरो, राइट? सो जीरो माइनस DW इज इक्वल टू डेल्टा U और माइनस DW इज इक्वल टू U2 माइनस U1 विच मीन्स U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस DW। यहाँ पे ये देखने की बात है कि U1 जब U2 से बड़ा होगा तभी ये टर्म हमें पॉजिटिव मिलेगा। दैट मीन्स U1 इज ग्रेटर देन U2, ठीक है? एंड फॉर आइडियल गैस U इज अ फंक्शन ऑफ T, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर U1 बड़ा है और U2 छोटा है, दैट मीन्स हम जैसे प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हमारा इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो हमारा टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। दैट इज वाई इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग इन दिस केस, राइट? तो जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज किया, हीट सोर्स जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में था आइडियल गैस से, DQ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेगा और वापस आइडियल गैस का टेम्परेचर TH हो जाएगा। सो इन दिस वे ये दोनों का टेम्परेचर TH ही रहता है दो ओवरऑल प्रोसेस में, राइट? तो ये बहुत स्मॉल फ्रेगमेंट में हम बहुत स्लोली इसको एक्सपांड करते हैं और इतनी स्लोली एक्सपांड करते हैं कि इसका टेम्परेचर TH से नीचे जा ही ना पाए। वो जैसे इन्फाइनाइटेसिमली अमाउंट जैसी डाउन होता है, हम डायरेक्ट हीट सोर्स से उसको हीट मिल जाता है और वापस इसका टेम्परेचर TH हो जाता है। सो दिस इज़ प्रैक्टिकल केस, राइट? सॉरी, दिस इज़ थियोरेटिकल केस, क्योंकि प्रैक्टिकल में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो थियोरेटिकली ऐसे दोनों आइडियल गैस और हीट सोर्स का टेम्परेचर TH में मेंटेन रहता है। तो ये ऐसी स्मॉल फ्रेगमेंट्स में आगे बढ़ता है पूरा, और जैसी प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हमें कुछ W1 to 2 वर्क मिलता है और QH
इक्वल टू क्यू एडेड हीट सोर्स से आइडियल गैस को इतना हीट मिलती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट होता है या चलता है। तो ये DTH जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, विच इज़ इन्फाइनाइटेसिमल टेम्परेचर डिफरेंस, ये बहुत की रोल प्ले करेगा और आगे चल के आप खुद समझ जाओगे कि ये इसका रोल क्या है। तो आगे अपन देखते हैं दूसरा पॉइंट विच इज़ एंट्रोपी, क्योंकि हमें चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स निकालना है। तो एंट्रोपी के बारे में थोड़ा समझते हैं। एंट्रोपी कैन बी व्यूड एज अ मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और मॉलिक्यूलर रैंडमनेस। As a system becomes more disordered, the position of the molecules become less predictable and the entropy increases. मोटे मोटे तौर पे समझा जाए कि एंट्रोपी कुछ नहीं है, जब मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं या रैंडमनेस उनमें बढ़ जाता है, उनकी पोजीशन को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि उसका एंट्रोपी बढ़ गया। आगे हम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखेंगे इसका। और एंट्रोपी बढ़ता है, जिस चीज़ से बढ़ता है उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबिलिटीज़। कौन कौन सी चीज़ें जो रैंडमनेस पैदा कर सकती है किसी भी प्रोसेस में, उसको हम इरिवर्सिबिलिटीज कहते हैं। उसके एग्जांपल है फ्रिक्शन, फाइनाइट टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र। फाइनाइट टेम्परेचर मीन्स जो टेम्परेचर डिफरेंस को हम नाप सकें, राइट। मिक्सिंग, केमिकल रिएक्शंस, सडन एक्सपांशन और कंप्रेशन एक्सेट्रा। तो अब इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि ये समझ लीजिए कि हमारे पास आइडियल गैस है और इसमें हम मान लेते कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं रहेगा और पूरे प्रोसेस के दौरान सब कुछ, सारे मॉलिक्यूल्स, सारा प्रोसेस इक्विलिब्रियम में चलेगा। इसमें हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट देंगे। तो अगर इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है और सब इक्विलिब्रियम में है और ये बहुत ही धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है इस प्रोसेस को, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे और हमें कुछ वर्क W1 मिलेगा। सेकेंड कंडीशन में सेम आइडियल गैस समझ लेते हैं, बट इस टाइम हम कहेंगे कि ये फ्रिक्शन है इनमें, इसके वॉल्स में या मॉलिक्यूल्स के बीच में सब जगह फ्रिक्शन है और ये सडन एक्सपांशन हो रहा है। सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया जा रहा है और इसको सडनली एक्सपांड किया जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि आपस में ये रगड़ के, वॉल से रगड़ के या सडन एक्सपांशन में एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है यहाँ पे, अनइवन प्रेशर। उसके करके ये सब मॉलिक्यूल्स के जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाते हैं, राइट। कोई इस वॉल को हिट करेगा, कोई इस वॉल को हिट करेगा, कोई थोड़े बहुत ही इस वॉल को हिट करेंगे। जहाँ पे यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल इस वॉल को हिट कर रहा है, यहाँ पे कुछ परसेंटेज में ही इस वॉल को हिट करेंगे, बाकी सब आपस में हिट करेंगे या दूसरे वॉल में हिट करेंगे और हमें इस कंडीशन में W2 वर्क मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि W2 विल बी लेस देन W1, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमें पिस्टन पर हिट नहीं मिले। तो अगर वर्क इसका कम है तो हम क्या, और वर्क इसका कम है और क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन और सडन एक्सपांशन था कंडीशन 2 में, तो हम कह सकते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन इरिवर्सिबिलिटी ऑफ 1। यहाँ पे तो बल्कि कोई इरिवर्सिबिलिटी थी ही नहीं, बट वी कैन से दैट इरिवर्सिबिलिटी ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन इरिवर्सिबिलिटी ऑफ 1। अगर इरिवर्सिबिलिटी ज़्यादा है तो इसका एंट्रोपी भी ज़्यादा होगा, डेफिनेशन क्योंकि वही है, राइट। तो यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ 1 एंड एफिशिएंसी का फॉर्मूला है यूजफुल वर्क अपॉन इनपुट एनर्जी, राइट। यहाँ पे यूजफुल वर्क डन क्या है, W1 और इस केस में W2। तो क्योंकि W2 इज लेस देन W1, दैट इज वाई एफिशिएंसी ऑफ 2 इज लेस देन एफिशिएंसी ऑफ 1। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, जहाँ भी जिस भी प्रोसेस में एंट्रोपी ज़्यादा होगी उसकी एफिशिएंसी हमेशा कम होगी। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से हम ये प्रूव कर सकते हैं, राइट, ये समझ सकते हैं। तो ये एक छोटा डेफिनेशन है एंट्रोपी का, राइट। अब अपन देखते हैं इसका फॉर्मूला, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। इट कैन बी रिटन एज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी प्लस एस जेन। एस जेन को हम कहते हैं एंट्रोपी जनरेटेड। तो दिस इज चेंज इन एंट्रोपी, दिस टर्म इज नेट एंट्रोपी ट्रांसफर बाय हीट एंड मास। एंट्रोपी ट्रांसफर दैट मीन्स इस टर्म में वो सब एंट्रोपी आएंगे जो कि ट्रांसफ़र हो रहे हो, या तो सिस्टम के अंदर आ रहे हो या तो सिस्टम से बाहर जा रहे हो, और दिस इज द एंट्रोपी जनरेशन। सो एंट्रोपी जनरेशन इज द मेजर ऑफ एंट्रोपी कॉज्ड बाय रिवर्सिबिलिटीज। तो हमें मेजर करना है, हमें ये पता है कि इरिवर्सिबिलिटी से एंट्रोपी पैदा होती है, बट अगर उसको हम मेजर करना चाहते हैं तो हम ये टर्म को यूज़ करते हैं एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। और एंट्रोपी जनरेशन किस चीज़ों से पैदा होता है, फ्रिक्शन से,
नॉन क्वाजी इक्विलिब्रियम, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, फाइनाइट टेम्परेचर हीट ट्रांसफर इनसाइड द सिस्टम बाउंड्री, ये ध्यान में देना। अगली स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने इनसाइड द सिस्टम बाउंड्री को हाईलाइट क्यों किया है। केमिकल रिएक्शन और मिक्सिंग, ये सब कारणों से जो एंट्रोपी बढ़ती है उसको हम एस जेन में यूज़ करते हैं। तो अब इस इक्वेशन को एक छोटे से एग्जांपल से अपन समझते हैं। मान लीजिए कि आपका ये सिस्टम है और जो ब्लैक कलर का आप डॉट देख रहे हैं ये उसका बाउंड्री है। ये आइडियल गैस है, समझ लेते हैं। और ये दो उसमें मॉलिक्यूल्स है जिसको हम कह सकते हैं सब सिस्टम 1 और सब सिस्टम 2। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और इनका टेम्परेचर है T1 और T2। टेम्परेचर डिफरेंस होने के करके इनके बीच में हीट ट्रांसफर होगा। और मान लेते हैं T1 इज नॉट इक्वल टू T2, दैट मीन्स दिस विल क्रिएट अ फाइनाइट टेम्परेचर हीट ट्रांसफर। और फाइनाइट टेम्परेचर हीट ट्रांसफर हमेशा एंट्रोपी को जनरेट करता है, ठीक है। और साथ में अपन मान लेते हैं कि कुछ हीट बाहर जा रहा है डेल्टा क्यू इस बाउंड्री को क्रॉस करके। तो हम ये इक्वेशन को देखें तो कौन सा फैक्टर कौन से टर्म में जाएगा वो अपन इसमें समझते हैं। तो दिस हीट ट्रांसफर, जो एंट्रोपी पैदा हो रही है इस हीट ट्रांसफर के करके, जो कि सिस्टम के अंदर में है, राइट। T1 और T2 सेम नहीं है, इस करके फाइनाइट टेम्परेचर हीट ट्रांसफर हो रहा है जो कि एंट्रोपी बढ़ा रहा है। तो ये जो एंट्रोपी है वो एस जेन में जाएगा बिकॉज इट इज़ हैपनिंग इनसाइड द सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। और ये जो बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर जा रहा है, मैंने आपको बताया था, जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये हीट बाहर जा रहा है तो अपने साथ कोई एंट्रोपी लेके जा रहा होगा बाहर। तो ये जो एंट्रोपी जितनी लेके जा रहा है उसको हम यहाँ इस टर्म में यूज़ करेंगे, राइट। देखिए दोनों में हम हीट ट्रांसफ़र से पैदा होने वाली एंट्रोपी ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो कि बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है हीट ट्रांसफ़र वो हम इसमें यूज़ करेंगे, और जो बाउंड्री के अंदर हीट के करके एंट्रोपी चेंज हो रही है उसको हम इस टर्म में यूज़ करेंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अपन पहले डिस्कस किए थे कि इंटरनली रिवर्सिबल क्या होता है और रिवर्सिबल क्या होता है। तो एक्चुअली एक होता है इंटरनली रिवर्सिबल, दूसरा होता है एक्सटर्नली रिवर्सिबल, और तीसरा होता है टोटली रिवर्सिबल या तो फिर रिवर्सिबल। हम रिवर्सिबल को टोटली रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं। और अगर कोई भी प्रोसेस इंटरनली और एक्सटर्नली रिवर्सिबल है तब वो टोटली रिवर्सिबल कहलाता है। दैट मीन्स टोटली रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटरनली रिवर्सिबल प्लस एक्सटर्नली रिवर्सिबल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग ये क्लासेस वगैरह में भी प्रोफेसर लोग थोड़ा स्किप करवा देते हैं इसको, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आगे अपन एक एक करके देखेंगे कि इंटरनली रिवर्सिबल और एक्सटर्नली रिवर्सिबल क्या होता है। तो सबसे पहले अपन इंटरनली रिवर्सिबल को समझते हैं। तो सपोज़ कि ये हमारा सिस्टम है विच इज़ आइडियल गैस, और ये सिस्टम बाउंड्री है, और दो सब सिस्टम्स, दो मॉलिक्यूल्स हैं इस आइडियल गैस के अंदर। और हम ये एज्यूम करते हैं कि ये एक प्रोसेस अंडरगो कर रहा है, और इस प्रोसेस के दौरान बाउंड्री के अंदर इसके कोई भी फ्रिक्शन नहीं है और सब इक्विलिब्रियम स्टेट्स में है, और कोई फाइनाइट टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, और या तो कोई रैपिड मिक्सिंग नहीं हो रही है, और तो ये सब जो इरिवर्सिबिलिटीज़ हो रही है, तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई भी इरिवर्सिबिलिटी नहीं है, राइट। अगर अपन इसको समझ लें कि ये जो गैस है ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर है, और वो अगर अंडरगो कर रहा है, उसको अगर कंप्रेस किया जा रहा है, तो उनके सब मॉलिक्यूल्स के बीच में पूरा इक्विलिब्रियम बना हुआ है और उसके वॉल्स में कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। तो अपन ये समझ सकते हैं, राइट। तो अगर बाउंड्री के अंदर कोई भी इरिवर्सिबिलिटी नहीं रहेगी, then we can say in internally reversible process no irreversibility is present inside the boundary of system. अगर बाउंड्री के अंदर कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं है दैट मीन्स इट इज इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल और इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। और सबसे खास बात, क्योंकि ये इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एस जेन इक्वल टू 0, क्योंकि एस जेन जो है वो सारी इरिवर्सिबिलिटीज जो कि बाउंड्री के अंदर होती है उनको काउंटर करता है। वो सब एंट्रोपी जो कि बाउंड्री के अंदर की इरिवर्सिबिलिटी के करके जनरेट हो रही है, एस जेन उसको काउंटर करता है। और इस केस में बाउंड्री के अंदर हम इंटरनली रिवर्सिबल के केस में बाउंड्री के अंदर कोई भी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, दैट मीन्स एस जेन विल बिकम इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो आ जाएगा डेल्टा सिस्टम इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। तो अगर कोई भी एंट्रोपी इसमें चेंज हो रही है तो वो नेट एंट्रोपी ट्रांसफर बाय हीट एंड मास ही हो सकता है। जो ये आउटर बाउंड्री को या तो कोई हीट एंट्रोपी लेके जाए या तो मास इससे इस बाउंड्री के पार
एंट्रोपी को लेके जाए या तो लेके आए। तो इंटरनली रिवर्सिबल ये रहता है। ओके, अब अपन देखते हैं एक्सटर्नली रिवर्सिबल। तो सेम सपोज कि हमारा एक सिस्टम है और इसमें बाउंड्री है और एक सराउंडिंग है। यहाँ पे हम कह देते हैं कि टेम्परेचर सिस्टम का T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है, एंड T1 एंड T2 आर नॉट इक्वल। ठीक है, और ये दो सिस्टम है हमारा एक यूनिवर्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यूनिवर्स इज नथिंग बट आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब है ना तो इसमें एनर्जी अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, ना तो मास अंदर जा सकता है ना तो बाहर जा सकता है, राइट। तो यूनिवर्स को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम और सराउंडिंग यूनिवर्स के अंदर है, और टेम्परेचर डिफरेंस होने के करके इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो ये हीट जो है फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस में हो रहा है, दैट इज वाई इट विल क्रिएट एंट्रोपी, राइट। तो ये इस केस में दिस इज नॉट एक्सटर्नली रिवर्सिबल, क्योंकि ये सिस्टम के बाहर सराउंडिंग से जब इंटरेक्ट कर रहा है तो ये एंट्रोपी जनरेट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये दिस प्रोसेस इज नॉट एक्सटर्नली रिवर्सिबल। ये हीट ट्रांसफर का प्रोसेस एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं है। दूसरी तरफ अपन समझते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम है, विच इज T, और ये इनफाइनाइटेसिमल टेम्परेचर डिफरेंस में हीट ट्रांसफर कर रहा है, राइट, जैसे कि अपना कार्नोट साइकिल में करता है। उस केस में कह सकते हैं कि दिस इज एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस। सो इन एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस नो इरिवर्सिबिलिटी इज प्रेजेंट आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, राइट। ये प्रोसेस जो कि हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्योंकि टेम्परेचर दोनों के बीच में इनफाइनाइटेसिमल टेम्परेचर डिफरेंस का अंतर है, दैट इज वाई इट इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी एंट्रोपी। तो यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस और इनफाइनाइटेसिमल टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इस स्लाइड से आप ये ले सकते हैं कि एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो कि बाउंड्री के बाहर कोई इरिवर्सिबिलिटी पैदा नहीं कर सकता, राइट। तो अब अपन बात करते हैं एंट्रोपी बाय हीट ट्रांसफ़र की। तो जैसा अपन ने देखा कि फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफ़र हमेशा एंट्रोपी जनरेट करता है, और इनफाइनाइटेसिमल टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफ़र एंट्रोपी जनरेट नहीं करता है। तो अगर अपन इसको समझने की कोशिश करें तो अपन एग्जांपल लेते हैं सडन कंप्रेशन का। तो एज्यूम कीजिए कि हमारा एक आइडियल गैस है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर, और अगर हमें इसको सडनली कंप्रेस करना है तो पिस्टन को हाई वेलोसिटी से आइडियल गैस की तरफ मूव करना पड़ेगा। जैसे ही पिस्टन हाई वेलोसिटी से मूव करेगा तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि पिस्टन से लगे हुए होंगे, जो कि रेस्ट पोजीशन में होंगे, उनमें उनको एक अचानक से पुश मिलेगा, राइट। और जैसे ही उनको पुश मिलेगा तो वो उनको सेटल होने का टाइम नहीं होगा और वो एक दूसरे को कोलाइड करेंगे और वो एक हाई प्रेशर रीजन जनरेट करेंगे। अब ये हाई प्रेशर रीजन जनरेट होने के करके क्या होगा कि यहाँ पर रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, और ये सब जो मॉलिक्यूल्स हैं हम उनका पोजीशन को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। और वहीं अगर हमें इस प्रोसेस को रिवर्सिबली करना है तो हम क्या करेंगे, हम पिस्टन को जितनी कम से कम वेलोसिटी में मूव करा सकें उतने कम वेलोसिटी से मूव कराएंगे, ताकि हर एक मॉलिक्यूल्स को सफिशिएंट टाइम मिले अरेंज होने का, जिससे हम बता पाएंगे कि मॉलिक्यूल्स के पोजीशंस की प्रेडिक्शन हम आराम से कर पाएंगे, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें हीट ट्रांसफ़र की, तो सपोज़ कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र की अगर हम बात करते हैं तो कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र हैपन्स विथ वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र में भी जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस के थ्रू होता है, हॉट बॉडी से हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस की तरफ। तो अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका एक सरफेस हॉट है और दूसरा सरफेस कोल्ड है, तो हीट जो है हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस की तरफ जाएगा। वहीं अगर अपन बोलें कि यहाँ पे हॉट सरफेस और कोल्ड सरफेस के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस फाइनाइट है, राइट, कुछ वैल्यू है उनकी, तो सेम जो सडन कंप्रेशन में हुआ था, हॉट सरफेस के पास में जितने भी मॉलिक्यूल्स है वहाँ पे रैंडमनेस इंक्रीज होगी और वहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। वहीं अगर हम कहें कि हमें इसको रिवर्सिबली करना है तो हम इन दोनों बॉडी के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस इतना कम रखेंगे इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट में, ताकि जो वाइब्रेशंस है वो इतनी स्लोली हो कि हम मॉलिक्यूल्स के पोजीशंस को प्रेडिक्ट कर पाएँ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एंट्रोपी जनरेशन नहीं हुआ है, राइट। तो इस तरीके से फाइनाइट टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र हमेशा एंट्रोपी जनरेट करता है, जैसे कि सडन कंप्रेशन, और इनफाइनाइटेसिमल टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफ़र एंट्रोपी जनरेट नहीं करता है।
क्योंकि उसको इतना सफिशिएंट टाइम मिलता है मॉलिक्यूल्स को कि वो प्रॉपरली अरेंज हो सके। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अब अपन बात करते हैं एंट्रोपी जनरेशन ऑफ यूनिवर्स की। जैसे कि अपना थर्ड पॉइंट था कि फॉर एनी रिवर्सिबल साइकिल एंट्रोपी जनरेशन ऑफ यूनिवर्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें प्रूव करना है कार्नोट साइकिल का जो एंट्रोपी जनरेशन ऑफ यूनिवर्स है वो ज़ीरो है। तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो जैसे कि यूनिवर्स इज ऑल्सो अ सिस्टम विच इज़ आइसोलेटेड सिस्टम विच मीन्स नो एनर्जी और मास कैन क्रॉस यूनिवर्स बाउंड्री। तो हम ये वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दिस इक्वेशन इज़ फॉर सिस्टम। सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल बी दिस, जिसमें से डेल्टा क्यू बाई टी विल बी इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज नो एनर्जी और मास कैन क्रॉस द आइसोलेटेड बाउंड्री। So change in entropy of universe will be equal to entropy generation of universe। तो अगर हम change in entropy of universe निकाल लेंगे और if it will come equal to zero, that will mean that our Carnot cycle is reversible। So according to Cauchy's inequality, entropy generation of universe can be greater than or equal to zero। अगर वो greater than zero है, that means that cycle is irreversible। If it is equal to zero, it will mean that our cycle is reversible। अब अपन चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑफ कार्नोट साइकिल फाइंड करते हैं। तो अगर हम कार्नोट साइकिल की बात करें तो उसके यूनिवर्स के अंदर हीट सोर्स आएगा, हीट इंजन आएगा विच इज़ कार्नोट इंजन, और तीसरा आएगा हीट सिंक। अगर हम इन तीनों का चेंज इन एंट्रोपी निकाल लें तो हमें एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स नहीं मिल जाएगा। सो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स विल बी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हीट इंजन प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हीट सोर्स प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हीट सिंक। तो सबसे पहले चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हीट इंजन देखें। जैसे कि ये चारों प्रोसेस हमारे इंटरनली रिवर्सिबल है, सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हीट इंजन विल बी इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ईच प्रोसेस, राइट। तो अगर हम प्रोसेस 1 to 2 की चेंज इन एंट्रोपी की बात करें, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी प्लस एस जेन। बिकॉज दिस प्रोसेस इज इंटरनली रिवर्सिबल, एस जेन विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो और हमें मिलेगा डेल्टा एस 1 to 2 इक्वल टू क्यू एच अपॉन टी एच। इस केस में क्योंकि आइडियल गैस टी एच अमाउंट में क्यू एच अमाउंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स इट विल बी प्लस क्यू एच अपॉन टी एच। प्रोसेस 2 to 3 इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड इंटरनली रिवर्सिबल। इंटरनली रिवर्सिबल होने के करके एस जेन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे इस प्रोसेस ये एडियाबैटिक होने के करके ना तो कोई हीट ट्रांसफ़र होगा ना तो कोई मास ट्रांसफ़र। सो ये दोनों टर्म हमारे ज़ीरो हो जाएंगे और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 2 to 3 आ जाएगा ज़ीरो। सेम गोज विथ 3 to 4, इंटरनली रिवर्सिबल होने के करके एस जेन इक्वल टू ज़ीरो और डेल्टा एस 3 to 4 विल बी माइनस क्यू एल अपॉन टी एल बिकॉज in this case ideal gas is losing QL amount of heat, or delta S 4 to 1 will be equal to 0। So change in entropy of heat engine will be equal to QH upon TH minus QL upon TL। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आएगा। अब अपन देखते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हीट सोर्स। अब हीट सोर्स और हीट सिंक का एक एजम्पशन होता है कि दीज बोथ हीट सोर्स एंड हीट सिंक वर्क इंटरनली रिवर्सिबली। अब अपन चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हीट सोर्स निकालते हैं। तो हीट सोर्स और हीट सिंक का एक असम्पशन होता है दैट बोथ आर इंटरनली रिवर्सिबल। इसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उस प्रोसेस में कोई भी इरिवर्सिबिलिटीज इनसाइड सिस्टम बाउंड्री नहीं होती। दैट मीन्स एस जेन विल बी इक्वल टू ज़ीरो, और क्योंकि हीट सोर्स क्यू एच अमाउंट ऑफ हीट बाहर दे रहा है, इट विल बी नेगेटिव क्यू एच अपॉन टी एच, और हीट सिंक क्यू एल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इट विल बी प्लस क्यू एल अपॉन टी एल। ओके, तो अगर हम एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स निकालें, इट विल बी क्यू एच अपॉन टी एच माइनस क्यू एल अपॉन टी एल माइनस क्यू एच अपॉन टी एच प्लस क्यू एल अपॉन टी एल विच विल कम इक्वल टू ज़ीरो। दिस मीन्स दैट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विच इज़ इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन इन यूनिवर्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यही हमें प्रूव करना था, एंड इट प्रूव्स दैट आवर कार्नोट साइकिल इज टोटली रिवर्सिबल। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं कि वाई अदर साइकिल्स आर नॉट एज एफिशिएंट एज कार्नोट साइकिल। तो यहाँ पे अपन कंपेयर कर रहे हैं कार्नोट साइकिल और ऑटो साइकिल को। तो सीधी सी बात है कि दोनों साइकिल्स में जो प्रोसेस होते हैं वो इंटरनली रिवर्सिबल तो होते हैं,
लेकिन कार्नोट साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जो इंटरनली रिवर्सिबल होने के साथ साथ एक्सटर्नली रिवर्सिबल भी होता है बिकॉज ऑफ इनफाइनाइटेसिमल टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफ़र। क्योंकि ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों रिवर्सिबल है, इस करके ये टोटली रिवर्सिबल होता है एंड वी गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 2 टेम्परेचर लिमिट्स। वहीं अगर हम बात करें ऑटो साइकिल की, तो जो इसका हीट एडिशन प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है और हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है, और हर पॉइंट में यहाँ पे टेम्परेचर इसका चेंज होते जाता है। दैट इज़ वाई वी गेट फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस ऑल द टाइम। इस करके यहाँ पे ये फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये हीट एडिशन को इरिवर्सिबल बनाती है और यहाँ पे एंट्रोपी जनरेशन होता है एंड ये एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं होता। सो वी कैन से दैट ऑटो साइकिल is internally reversible but it is not externally reversible. That means it is not totally reversible. The same goes with the diesel cycle and Rankine cycle. वो भी internally reversible तो होते हैं लेकिन totally reversible नहीं होते। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कार्नोट साइकिल के बारे में और एंट्रोपी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आई है, कोई भी परेशानी है, तो मेरे से पूछिए कमेंट्स में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।